Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. right? तो हम जो है ना इंडेक्स 28 में है और इंडेक्स 28 में सर हमने कुछ कुछ कंसेप्ट ऑलरेडी खत्म किए हैं. बस एक बार ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. तो क्या है सर, पहले तो हम देखे थे कि इंडेक्स 28 में क्या क्या कवर होगा. क्या क्या कवर होगा, एक एसोसिएट और दूसरा जॉइंट वेंचर्स. एसोसिएट यानी क्या, 20 to 50% के बीच में ये होना चाहिए और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए. एंड जॉइंट वेंचर्स का डिटेल डेफिनेशन 111 में दिया है, बट उसके रिलेटेड जो अकाउंटिंग है वो यहाँ पे पढ़ेंगे. यानी कि जो जॉइंट वेंचर का अकाउंटिंग होगा जैसा वैसा ही सॉरी एसोसिएट का जो भी अकाउंटिंग होगा सेम टू सेम जॉइंट वेंचर का होगा. यानी क्या, नॉर्मली हम इक्विटी मेथड लगाएंगे. राइट, ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स है. देन उसके बाद हमने मेन इंपॉर्टेंट इक्विटी मेथड स्टार्ट किया था जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारा इन्वेस्टमेंट होगा सर, और उस इन्वेस्टमेंट में हम हमारा जो अगर प्रॉफिट होगा एसोसिएट का, तो उतना पार्ट ऑफ शेयर हम क्या करेंगे, हमारे जो इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे. सेकेंड थिंग, ओसीआई का इनकम होगा वो भी अपना शेयर ऐड कर लेंगे. फिर उसके बाद अगर कोई डिविडेंड रियलाइज्ड हुआ तो फिर उसको लेस कर देंगे. और उसके बाद अगर बाकी का और कुछ होगा यानी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वो भी एडजस्ट करेंगे. तो ये पूरा एडजस्ट करने के बाद मुझे कैरिंग अमाउंट जो मिलेगा दैट विल बी माय कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ये देखो यहाँ पे इनिशियल अमाउंट यानी इनिशियल रिकग्निशन ऑफ कॉस्ट. फिर उसके बाद शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, राइट. उसके बाद शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट. फिर उसके बाद शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन लॉसेस अगर होगा तो फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर ओसीआई होगा. फिर उसके बाद जो भी आएगा मेरा क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू आ जाएगा. राइट, और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी करते हैं. बराबर, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी करेंगे. देन उसके बाद एक और चीज बताया था मैंने कि अगर मुझे स्टार्ट मतलब सबसे पहले स्टेप क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करना. ये इन्वेस्टमेंट जब करेंगे हम तो उसमें हम क्या करेंगे, गुडविल कंप्यूट करेंगे. राइट, तो ये गुडविल कंप्यूटेशन कैसा होगा सर, सेम अपना इन्वेस्टमेंट और जो एसोसिएट में जो शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट है यानी क्या नेट एसेट्स में एसोसिएट का जो पेरेंट ने कितना इन्वेस्ट किया उतना शेयर कंप्यूट करेंगे. राइट, और जो भी डिफरेंस रहेगा वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व रहेगा. तो जो गुडविल है, गुडविल को हम सेपरेटली रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, लेकिन कैपिटल रिजर्व को हम सेपरेटली रिकॉग्नाइज करते हैं, ये ध्यान रखना. उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन का देखा था. लास्ट लेक्चर में हमने अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन देखा था. तो इसका सिंपल ब्रीफ सोल्यूशन क्या निकल के आया, अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन एंड डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन में सर सिंपल करते हैं हम. जो पेरेंट का शेयर है, जो पेरेंट का शेयर है वो पेरेंट का शेयर हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मतलब इन्वेस्टमेंट में से लेस कर देते हैं. देखो अल्टीमेटली अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन में क्या होता है, पेरेंट अपने एसोसिएट को गुड्स बेचेगा. राइट, तो प्रॉफिट कमाएगा. जो प्रॉफिट कमाएगा ना उस प्रॉफिट में से जो अगर कोई भी इन्वेंट्री अनसोल्ड है, राइट, उसको क्या बोलेंगे हम, अनसोल्ड इन्वेंट्री. उसके ऊपर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट रहेगा. वो जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में पेरेंट का जितना भी शेयर है, समझो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 10,000 है, उसमें से पेरेंट का शेयर समझो 30% है, तो फिर 3,000 जो है ना हमने इन्वेस्टमेंट से लेस कर दिया, बस सिंपल. और उसके रिलेटेड हम एक 15 वाला इलस्ट्रेशन किया था, 15 या 13 वाला इलस्ट्रेशन किया था जिसपे हमने देखा था कि फ्लो ऑफ एंट्रीज क्या होगा. ये फ्लो ऑफ एंट्रीज हमने देख लिया था. राइट, यहां तक क्लियर है, यहां तक सिंपल है, एकदम सिंपल. चलो आज आगे बढ़ते हैं. देन विल गो टू एग्जम्पशन फ्रॉम अप्लाइंग इक्विटी मेथड. यानी क्या सर, अब तक तो हम इक्विटी मेथड लगा रहे थे हर एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर. राइट, जो हमारा एसोसिएट है, समझो यहाँ पे पीपी लिमिटेड है, पीपी लिमिटेड है, पीपी लिमिटेड है और पीपी लिमिटेड का किसी में होल्डिंग है ए लिमिटेड में. राइट, पीपी लिमिटेड है किसी का जो दूसरा कंपनी में होल्डिंग है, कितना है सर, 30% है. अब जब 30% है तो फिर यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ पे 20 to 50% के बीच में है. राइट, तो फिर इसको एसोसिएट मानेंगे, अज्यूमिंग दैट इट हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. अब जब मानेंगे तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली यहाँ पे इक्विटी मेथड अप्लाई करते हैं ताकि हम सीएफएस में क्या करें, सीएफएस में हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट दिखा सके. बट यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ ऐसे कंपनीज है जिसको एग्जम्पशन दिया है फ्रॉम अप्लाइंग इक्विटी मेथड. राइट, अब वो कौन से एंटिटीज है यानी कौन से कंपनीज है. तो इंडियस 110 में याद है क्या, हमने एक कुछ एग्जम्पशन फ्रॉम अप्लाइंग प्रिपेयरिंग सीएफएस पढ़ा था. कुछ कुछ कंपनीज को सीएफएस बनाने से एग्जाम किया था. वो ऐसा कौन सा कंपनीज है, ऐसे कौन से कंपनीज है सर, एक चेन होना चाहिए, एक होल्डिंग होना चाहिए. राइट, एक होल्डिंग होना चाहिए
उसका सब्सिडी होना चाहिए और उसका सब्सिडी होना चाहिए, राइट। ये सब्सिडी जो है, दिस सब्सिडी इंटरमीडिएट जो पेरेंट कंपनी है, इसका होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी होना चाहिए। ये कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग या लिस्टेड नहीं होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद इसकी कंपनीज ट्रेडिंग वगैरह मतलब लिस्टेड ही नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद और क्या था इसका, और इसका अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी जो है वो सीएफएस बना रहा है। तो उस केस में हम क्या बोल देते हैं, उस केस में जो ये इंटरमीडिएट पेरेंट कंपनी है ना, उसको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जम्पशन ले सकता है, बरोबर। यही बताया था, याद आया इंड एस 110 का। हम्म, तो वही है, यहाँ पे भी सेम कंडीशंस है। जो इंड एस 110 में जो जो कंपनीज जो है एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, जो जो कंपनीज एग्जेम्प्टेड है वो कंपनीज को यहाँ पे एग्जाम्पशन मिल जाएगा। देखो, entity in the parent is a parent and exempt from preparing CFS as per Ind AS 1010, ठीक है। और यहाँ पे ये कंडीशंस वही कंडीशंस है, subs of another entity, यानी क्या, एक इंटरमीडिएट पेरेंट कंपनी होना चाहिए, एंड इन्फॉर्म्ड ऑल द ओनर्स एंड नो ऑब्जेक्शन रिसीव्ड, यानी ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं हुआ है किसी से, नॉट लिस्टेड एंड नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी क्या कर रहा है, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी सीएफएस बना रहे हैं एज पर 110, तो फिर उस केस में एग्जम्पशन ले सकता है, राइट। या फिर सर एक पहले तो ये वाला हुआ, सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला एक और क्या है, समझो यहाँ पे पी लिमिटेड है और ये एसोसिएट है, ठीक है। पी लिमिटेड जो है यहाँ पे, दिस इज अ म्यूचुअल फंड कंपनी, यानी समझ रहा है, पी लिमिटेड जो है ये म्यूचुअल फंड कंपनी है। पी लिमिटेड ने 40% इन्वेस्टमेंट लिया है इसमें, एक पर्टिकुलर कंपनी में, जो हम नॉर्मली एसोसिएट बोलते हैं अगर 40% होल्डिंग है। बट यहाँ पे एक चीज चेक करने का चीज क्या है, यहाँ पे पीपी लिमिटेड जो भी है, ये तो म्यूचुअल फंड कंपनी है ना। अब म्यूचुअल फंड कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बता, मेन ऑब्जेक्टिव है कि उसका शेयर परचेस करना, कैपिटल अप्रिसिएशन और इनकम अप्रिसिएशन के लिए लगाना, यानी इनकम कमाना बेसिकली, और उसको बेच देना। इसका लॉन्ग टर्म पर्पस कुछ नहीं है, बरोबर। या फिर कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट है, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, बरोबर। और उसके बाद क्या है, ये एप्रिसिएशन वगैरह देखेगा, बिजनेस चल रहा है या नहीं देखेगा, और उसके बाद बेच देगा। तो ऐसा कोई कंपनी है, तो उस केस में वो कंपनी को क्या है, एग्जम्पशन दिया है फ्रॉम अप्लाइंग इक्विटी मेथड, क्या, अप्लाइंग इक्विटी मेथड। एंड ये जो कंपनी है, ये कंपनी एज पर इंड एएस 109, एज पर इंड एएस 109 ये लगा सकता है, इंड एएस 109 ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसको कैरी कर सकता है एट कॉस्ट या फेयर वैल्यू, जो भी उसका ऑप्टेड मॉडल है, राइट। तो फिर मेनली क्या है, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनीज है, फिर उसके बाद या वेंचर कैपिटलिस्ट है, ऐसा कोई एंटिटीज दूसरे एंटिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो 20% से ज्यादा जा रहा है और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बट उनको इक्विटी मेथड लगाना नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड कंपनीज है। देखो, इन्वेस्टमेंट इन एन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर इज हेल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है, एंड सिमिलर काइंड ऑफ एंटिटीज, यानी क्या, म्यूचुअल फंड कंपनीज हुआ, मतलब इन्वेस्टिंग के लिए हुआ, एंड elect to measure the investment as per Ind AS 109। Ind AS 109 में अपन देखेंगे कि कॉस्ट या पे वैल्यू मेथड जो भी अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से करेंगे। इसके रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल है, वो देख लेते हैं, समझ में आ रहा है। ठीक है, एक और चीज बता दूं मैं यहाँ पे, सर समझो, ये दोनों चीज समझ गया ना, एक 110 के हिसाब से एग्जाम्पशन मिलेगा, और दूसरा क्या है, वेंचर कैपिटल या म्यूचुअल फंड से। समझो यहाँ पे पीपी लिमिटेड है,
पीपी लिमिटेड का एक सब्स है या फिर एसोसिएट समझ लो, बी लिमिटेड, जिसमें 30% है, राइट। और पीपी लिमिटेड का एक सब्सिडरी कंपनी है विच इज ए लिमिटेड, एंड दिस ए लिमिटेड इज म्यूचुअल फंड कंपनी। समझ रहा है क्या केस स्टडी क्या है सर? पीपी लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। एक मिनट, कैमरा के पीछे, हाँ। पीपी लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, राइट। और पीपी लिमिटेड का एक सब्स है विच इज ए लिमिटेड एंड म्यूचुअल फंड कंपनी, और इसका सब्सिडरी है, ओके सर। एंड यहाँ पे बी लिमिटेड है, राइट। बी लिमिटेड 30% होल्डिंग कर रहा है। तो एज नॉर्मल अगर मैं देखूं तो पीपी लिमिटेड जो है ना, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड विल बी एसोसिएट कंपनी ऑफ पीपी लिमिटेड। इतना तो ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। पीपी ए बी लिमिटेड जो है ना, ये एसोसिएट कंपनी है, ओके। अब क्या हुआ है यहाँ पे, जो ए लिमिटेड है, जो ए लिमिटेड है विच इज सब्सिडरी ऑफ पीपी लिमिटेड, इसका भी इन्वेस्टमेंट है ऑफ 30% इन बी लिमिटेड। कितना है? 30% ऑफ बी लिमिटेड। सर अभी क्वेश्चन आता है, पीपी लिमिटेड के थ्रू भी है और ए लिमिटेड के थ्रू भी है। पीपी लिमिटेड का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे ए लिमिटेड में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी इनडायरेक्ट इन द सेंस सब्स के थ्रू कोई भी अगर एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट है तो फिर उस केस में हम इनडायरेक्ट कंट्रोल मानते हैं, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं कंट्रोल में। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, तो क्या सर दोनों के ऊपर इक्विटी मेथड लगेगा? क्वेश्चन है कि दोनों के पास जो भी 30% है, पीपी लिमिटेड अल्टीमेटली इक्विटी मेथड लगाना पड़ेगा, क्या दोनों इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगाना पड़ेगा? क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली इंड AS 108 ने बताया जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके तो इक्विटी मेथड से लगा, उसको इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट को इक्विटी मेथड से वैल्यू करो, पहले चीज। सेकेंड चीज क्या है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट आया है, ठीक है, उसमें तो एग्जम्पशन है ना अपने पास। यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड है, इनको क्या है, एग्जम्पशन है। तो फिर यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको एग्जम्पशन मिलेगा, इसको लगाना नहीं पड़ेगा। यानी कि अब 30% विल बी कंप्यूटेड बेस्ड ऑन द इक्विटी मेथड, बट ये जो 30% है जो म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू आ रहा है उसको क्या है, एग्जम्पशन दिया है। और ये इंड AS 109 के हिसाब से जो भी कॉस्ट है, फेयर वैल्यू मेथड है, उसके मेथड से हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। समझा ये चीज क्या बोला मैंने? ये सिंपल सा एक नॉर्मल केस स्टडी है जो देखेंगे अपन अभी इलस्ट्रेशन में। समझा ये चीज? मतलब क्या है, सिंपल है, बहुत कुछ नहीं है। होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग का एसोसिएट है, यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एसोसिएट में है, तो उसका जो है डायरेक्टली हम क्या करेंगे, उसका हम इक्विटी मेथड लगा के उसका सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे इन द सेंस उसका इक्विटी मेथड लगाएंगे, और वो इक्विटी मेथड लगा के हम क्या करेंगे, दिखा देंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट करके। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे ए लिमिटेड जो है, अब ए लिमिटेड जो है इट इज एन सब्सिडरी ऑफ पीपी लिमिटेड। अब जब सब्सिडरी है सर, तो फिर सब्सिडरी के थ्रू कोई भी कंट्रोल जा रहा है, राइट, वो कंसिडर करते हैं इन एसोसिएट। तो यहाँ पे 30% जो है ना सब्सिडरी के थ्रू आ रहा है, बट सब्सिडरी म्यूचुअल फंड कंपनी है, बरोबर। सब्सिडरी जो है ये म्यूचुअल फंड कंपनी है। तो अगर म्यूचुअल फंड कंपनी है और उसका होल्डिंग है इन दी अदर एंटिटी जो एसोसिएट बन सकता है, तो ये वाला जो इसको है, इसको एग्जम्पशन मिला है, इस पर्टिकुलर 30% को एग्जम्पशन है, और इसको एज पर इंड AS 109 डिस्क्लोज कर सकते हैं। इसको हम डिस्क्लोज करेंगे एज पर इंड AS 109, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन 9 आ जाओ, रीड करते हैं क्या बोल रहा है, देखो। MNO लिमिटेड होल्ड्स 15% ऑफ वोटिंग पावर ऑफ DEF लिमिटेड। यानी क्या, MNO है और ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है इन DEF लिमिटेड, कितना, 15%, ओके सर। PQR म्यूचुअल फंड विच इज अ सब्सिडी ऑफ MNO, तो यहाँ पे PQR है विच इज अ सब्सिडी ऑफ MNO लिमिटेड, ठीक है। आगे देखते हैं, विच इज अ सब्सिडी ऑफ MNO ऑल्सो होल्ड 10% वोटिंग पावर ऑफ DEF लिमिटेड। अच्छा, तो ये भी होल्ड कर रहा है कितना सर, 10% इन DEF। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो 25% हो गया हमारा, राइट। 15% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है एंड 10% जो है ना वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। MNO लिमिटेड होल्ड्स
25% voting power of DEF, 15% held by own and 10% held by subsidiary, and accordingly by as significant influence over the DEF. तो significant influence है ये बता रहा है। तो जब significant influence है as per Ind AS 28 हम क्या मानते हैं सर, हम ये मानते हैं कि significant influence होगा तो वो associate है। How should MNO account for investment in DEF in consolidated financial statements? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हम कंसोलिडेटेड सीएफएस में क्या करेंगे। अब तुम्हें एक डिस्क्लोजर दे दूं मैं, तो ये जो पीक्यूआर लिमिटेड है ना, पीक्यूआर म्यूचुअल फंड कंपनी है ना, ये म्यूचुअल फंड कंपनी है। म्यूचुअल फंड कंपनी को अपने पास क्या है, एग्जम्पशन है। तो एक तो हमने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि एमएनओ जो है, एमएनओ का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ओवर डीईएफ, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा तो एसोसिएट माना जाएगा, राइट। जब एसोसिएट माना जाएगा तो इक्विटी मेथड आ जाएगा, बरोबर। अब जब इक्विटी मेथड आ गया सर, तो इक्विटी मेथड क्या हम दोनों इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगाएंगे क्या, नहीं। हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट जो 15% होल्ड कर रहे हैं उसको 15% से मतलब इक्विटी मेथड से दिखाएंगे, बट 10% जो म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू है वो जो है ना उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा, राइट। समझ रहा है क्या, देखो द 15% interest which is held directly by MNO should be measured as per the equity method of accounting, ठीक है। However, with respect to the 10% interest which is held through a mutual fund company, जो mutual fund company के through held किया है, can avail the exemption from applying the equity method to that 10% and instead measure the investment at fair value through profit and loss account. To summarize, the total interest of 25% in DEF should be measured as follows. 15% जो है वो measure होगा as per the MNO, कैसा होगा, इक्विटी मेथड, एंड जो 10% है इनडायरेक्टली थ्रू म्यूचुअल फंड, मेजर एज पर दी इंड AS 109। यहाँ पे कुछ ये सेंटेंस का कुछ ये हुआ है, तो इन शॉर्ट बताऊं मैं, तो 15% शुड बी मेजर्ड एज पर दी इक्विटी मेथड एंड 10% शुड बी एज पर, 10% था या 15%, हाँ 10% एज पर इंड AS 109, वो भी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर, बोलो। सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। यस और नो? ओके, वेरी गुड, समझ में आ गया मतलब। चलो एक और चीज बताते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट है वो फटाफट खत्म कर देंगे अपन। देन उसके बाद ग्रुप शेयर इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर्स। ग्रुप शेयर इन एसोसिएट या जॉइंट वेंचर यानी क्या। अब जैसे समझो मैंने बताया था सर, यहाँ पे अगर डायरेक्ट कंट्रोल है, यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, चलो आ जाओ। ग्रुप शेयर इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे पीपी लिमिटेड है या फिर ए लिमिटेड है, पीपी लिमिटेड है और यहाँ पे ए लिमिटेड है, ठीक है। अब पीपी लिमिटेड का डायरेक्टली 30% है, ठीक है सर, पीपी लिमिटेड का डायरेक्टली 30% है और यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वो भी मान लेंगे, और वो मान के हम क्या मानेंगे कि यहाँ पे ये एसोसिएट कंपनी है, ठीक है, ये एसोसिएट कंपनी ये मान लेंगे। ये लिख लेता हूँ यहाँ पे एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट, ठीक है सर। एक और चीज, अब पीपी लिमिटेड का जो है ना, पीपी लिमिटेड का एक सब्स भी है, सब्स इन द सेंस सब्सिडरी कंपनी, राइट, जो है बी लिमिटेड। तो यहाँ पे बी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। अब बी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है, तो बी लिमिटेड ने क्या किया है, बी लिमिटेड ने ये किया है कि बी लिमिटेड का भी इसमें जो है ना इन्वेस्टमेंट है विच इज 20%। तो अभी तक जो पड़ा है उसके बेसिस में बताओ क्या ये 20% हम कंसिडर करेंगे या नहीं, whether this 20% will be considered for the assessment of significant influence or not।
बस एक आंसर बता दो मुझे, ये पता है तुम्हें, 7 करोड़ का क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है। ये जो सब्स के थ्रू है, सब्स के थ्रू डायरेक्टली, ये म्यूचुअल फंड कंपनी कुछ नहीं है, ये डायरेक्टली सब्सिडरी कंपनी है। बस यहाँ पे असेसमेंट के लिए बता रहा हूँ। असेसमेंट यानी क्या, जो हम इनिशियली हम करते हैं ना कि ये एसोसिएट कंपनी है या नहीं है, या फिर ये इसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या नहीं है, वो डिटरमाइन करते हैं ना, उसके लिए बोल रहा हूँ। बोलो कंसिडर करेंगे या नहीं? करेंगे, ओके वेरी गुड। तो करेंगे सर यहाँ पे, ये क्यों? क्योंकि दिस विल बी कंसिडर्ड, ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है, ये वाला इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली मानेंगे। कौन सा वाला, एक मिनट कलर चेंज करता हूँ मैं। ये वाला जो है ना, ये वाला डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, बराबर। और ये वाला पार्ट जो माना जाएगा ये इनडायरेक्ट है। इतना तो क्लियर है एकदम। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यू में, एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे हमें पूछेंगे कि सब्सिडी के थ्रू जो कंट्रोल आ रहा है वो कंट्रोल कंसिडर करेंगे नहीं, सब्सिडी के थ्रू इन्वेस्टमेंट है वो कंसिडर करेंगे नहीं, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखना, ठीक है, यहां तक समझ गया। अब क्या हुआ, ये जो एसोसिएट है ना, ये एसोसिएट का एक सब्सिडरी है, समझो मान लो सी लिमिटेड। किसका सब्सिडरी? ये एसोसिएट का है, समझ रहा है? ये किसका एसोसिएट है, मतलब सब्सिडरी है, एसोसिएट का सब्सिडरी है। क्या पीपी लिमिटेड का कुछ शेयर है क्या इसमें? नहीं। क्या बी लिमिटेड का शेयर है? बिल्कुल भी नहीं। बट एसोसिएट का सब्सिडरी है ये, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं, अगर इन जनरल सेंस बोलूं, दिस इज ऑल द ग्रुप कंपनीज, एक ही ग्रुप का कंपनी से एक सब्सिडरी है, एक एसोसिएट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है सर कि ये जो ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड का जो सब्सिडरी सी लिमिटेड है, क्या सी लिमिटेड का जो सी लिमिटेड भी एसोसिएट माना जाएगा क्या पीपी का? क्या सी लिमिटेड एसोसिएट माना जाएगा क्या पीपी का? तो यहाँ पे इंड एस 28 स्ट्रिक्टली मना करता है कि अगर एसोसिएट का अगर कोई भी सब्सिडी है तो उसको हम सिर्फ कंसोलिडेट नहीं करेंगे, कंसोलिडेट नहीं यानी यहाँ पे इंड एस 28 नहीं अप्लाई होगा। क्यों? इसको एसोसिएट नहीं मानेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसको एसोसिएट नहीं मानेंगे। इंड एस 28, ठीक है। अगर जॉइंट वेंचर होता, जॉइंट वेंचर के थ्रू कोई इन्वेस्टमेंट आता, उसको भी इग्नोर करते, उसको भी एसोसिएट नहीं मानते, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अगर सब्सिडरी के थ्रू इन्वेस्टमेंट है तो हम क्या बोलेंगे, यस सर उसका इन्वेस्टमेंट कंसिडर करेंगे, हम यहाँ पे मान लेंगे कि इट इज एन एसोसिएट कंपनी बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बरोबर। बट अगर एसोसिएट के थ्रू कुछ इन्वेस्टमेंट है, या एसोसिएट के थ्रू कुछ इन्वेस्टमेंट है, तो इसको इग्नोर करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट, और ये नहीं करेंगे। बट सर यहाँ पे जब इक्विटी मेथड लगाएंगे हम, समझ रहे हो, जब इक्विटी मेथड लगाएंगे, यहाँ पे इक्विटी मेथड लगाएंगे एसोसिएट कंप्यूट करने, इक्विटी मेथड will be applied as per Ind AS 28। तो यहाँ पे बैलेंस शीट कौन सा लेंगे, इसका इंडिविजुअल बैलेंस शीट लेंगे या फिर कंसो लेंगे? तो यहाँ पे Ind AS 28 बोल रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेंगे। थोड़ा जगमग हो गया सर, ये वो डायग्राम बहुत जगमग हो गया ना, आज जो बताता हूँ ना मैं। देखो एसोसिएट है, ठीक है, एसोसिएट का सब्स में इन्वेस्टमेंट है, तो क्या सर ये इन्वेस्टमेंट को हम क्या मानेंगे, एसोसिएट मानेंगे या कोई भी मतलब इन्वेस्टमेंट मानेंगे क्या? तो इंडिया 28 क्या बोल रहा है, नहीं इसको नहीं मानना है, एसोसिएट नहीं मानना है, इसको इग्नोर कर दो, ठीक है, इसको अपने ग्रुप कंपनीज में मत मानो। बट समझो सर यहाँ पे ए लिमिटेड एसोसिएट है, तो पीपी लिमिटेड क्या करेगा, पीपी लिमिटेड इक्विटी मेथड लगाएगा फॉर द अकाउंटिंग ऑफ ए लिमिटेड, बरोबर। तो जब अकाउंटिंग ऑफ ए लिमिटेड के लिए जो पीपी लिमिटेड इक्विटी मेथड लगाएगा, तो उस इक्विटी मेथड में हम कौन सा बैलेंस शीट लेंगे, इंडिविजुअल बैलेंस शीट लेंगे यानी कि एसएफएस लेंगे या फिर सीएफएस लेंगे? तो इंड एस 28 ये बोल रहा है कि जब इक्विटी मेथड लगाओगे, जब अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालोगे,
राइट, इन्वेस्टमेंट रहेगा, इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, फिर उसके बाद ऐड करेंगे ओसीआई का इनकम, फिर उसके बाद डिविडेंड लेस करेंगे, तो वो जो बैलेंस शीट होगा वो सीएफएस होगा आफ्टर कंसिडरिंग सी लिमिटेड का शेयर। यानी सी लिमिटेड को कंसोलिडेट करने के बाद इसका जो सीएफएस बनेगा ना, सीएफएस, वो सीएफएस यहाँ पे यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इक्विटी मेथड। सिंपल, क्लियर हो गया मैंने क्या बोला? क्लियर हो गया? फिर से बताता हूँ, सुनो अच्छे से, आराम से सुनो, क्योंकि कुछ नहीं है यहाँ पे, इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं है, बस अगर एमसीक्यू में आ गया ना तो फिर उसके लिए बता रहा हूँ। देखो ये पीपी लिमिटेड है, सबसे फेमस कंपनी आज के दिन, ठीक है, पीपी लिमिटेड है। अब ये पीपी लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट है इन ए लिमिटेड, ओके सर, इतना तो समझ गया। अब इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड 30% है और सब्सिडी के थ्रू 20% है, तो इसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इसको इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मानेंगे और इसको एसोसिएट मानेंगे, और इंड एस 28 के हिसाब से हम क्या करेंगे, इक्विटी मेथड लगाएंगे। इतना क्लियर है? ठीक है। अब क्या है, ए लिमिटेड जो है ना, ए लिमिटेड का एक सब्सिडरी कंपनी है सी लिमिटेड, तो क्या ये सी लिमिटेड को हम यहाँ पे पीपी लिमिटेड के इसमें कंसोलिडेट करेंगे क्या? नहीं, नहीं करेंगे, डायरेक्टली नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इंड एस 28 के हिसाब से इसको इग्नोर करेंगे, इग्नोर इन द सेंस यानी इसको मानेंगे ही नहीं कि ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स है हमारे इस पे, क्यों? क्योंकि ये एसोसिएट के थ्रू है, बरोबर। एक पार्ट ये हुआ, बट सर जब इक्विटी मेथड लगाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग दिस, यानी कि आप पीपी लिमिटेड इक्विटी मेथड लगाएगा किसको, इसका इन्वेस्टमेंट कंप्यूट करने, जब इसका इन्वेस्टमेंट कंप्यूट करने के लिए जो भी हम इक्विटी मेथड लगाएंगे उस टाइम पे, दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हम इसका जो है सीएफएस यूज करेंगे, एसएफएस यूज नहीं करेंगे। सीएफएस इन द सेंस इसका सब्सिडरी को कंसोलिडेट करने के बाद जो भी बैलेंस शीट रहेगा उसको यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इक्विटी मेथड, राइट। समझा ये चीज? बताओ, आ जाओ, तुम्हें एक बार मैं कंसेप्ट नोट से बताता हूँ। फॉर अप्लाइंग इक्विटी मेथड, ठीक है, an entity shall consider the share held directly or indirectly through a subsidiary in an associate or joint venture. Share held by associate or joint venture is not considered. एसोसिएट या जॉइंट वेंचर के थ्रू जो भी शेयर है वो कंसिडर नहीं करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ये देखो, पीपी लिमिटेड है, ये सब्स है, और ये एसोसिएट है, ये सी है, ठीक है। पीपी लिमिटेड का ये सब्स है, ये एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है। सब्स का 20% इन्वेस्टमेंट है, ये कंसिडर करेंगे फॉर द असेसमेंट, क्यों? क्योंकि ये सब्सिडरी के थ्रू इन्वेस्टमेंट है, बरोबर। एसोसिएट का भी डी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट है 10%, सी लिमिटेड का भी 10% है, बट ये 10% जो एसोसिएट और जॉइंट वेंचर के थ्रू है ये इग्नोर करेंगे, क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट थ्रू एसोसिएट है उसको इग्नोर करते हैं एज पर इंड एस 28, राइट। समझा ये चीज? पक्का? बस ये जो है ना, ये एक एडिशनल पॉइंट बताया मैंने जिसके बेसिस में हमारा अकाउंटिंग होगा, दैट इज व्हाइल यूजिंग द इक्विटी मेथड। अगर इसका कोई उसका कोई सब्सिडरी है तो वो सब्सिडरी का क्या करेंगे हम, आफ्टर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, आफ्टर कंसोलिडेशन वो वाला बैलेंस शीट ले लेंगे, ठीक है। इसका देखते हैं कि कोई क्वेश्चन है क्या। अच्छा हो जो, एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें से तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्या है सर ये छोटा सा एग्जांपल? A Limited is subsidiary of B Limited and its joint venture C Limited holds 15, 10 and 20%, sorry 10% respectively of share of capital of an associate X Limited. तो A Limited है, its subsidiaries, ये B Limited subsidiary है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे C Limited है जो joint venture है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक X Limited है, ऐसा नहीं, ऐसा बनाता हूँ दूसरी जगह से। A Limited है, इसका B Limited subs है, दिस इज सब्स, एंड एक सी लिमिटेड है विच इज जेवी, जॉइंट वेंचर, ठीक है सर। अब यहाँ पे एक और भी चीज है, यहाँ पे एक्स है, एक्स में ये 15% होल्ड कर रहा है, और ये कितना 10% होल्ड कर रहा है, और ये कितना 10% होल्ड कर रहा है, राइट। तो अब क्या करेंगे सर, व्हाट विल डू, तो यहाँ पे 15% जो है एक्स लिमिटेड में वो तो कंसिडर करेंगे ही, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे 10% है,
यहाँ से 10% यानी सबसे थ्रू 10% है वो भी कंसिडर करेंगे, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माने। बट सी के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट है, सी के थ्रू इन्वेस्टमेंट इन द सेंस यानी क्या, जो जॉइंट वेंचर है उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट है उसको इग्नोर करेंगे। तो देखो, ए लिमिटेड शैल कंसिडर द इंटरेस्ट हेल्ड बाय इट एंड इट्स सब्सिडियरी बी लिमिटेड, that is total interest of 25%. It shall not consider the interest held by C Limited which is a joint venture. joint venture का इग्नोर कर देगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने बता दिया। एकदम क्लियर है? अब तक क्या क्या किया सर? एक एग्जम्पशन मेथड किया, उसके पहले हम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन किया था। अब क्या कर रहे हैं? ग्रुप शेयर इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, यानी ग्रुप में अगर एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर का इन्वेस्टमेंट है तो इसको इग्नोर करो। चलो अब देखते हैं एक और चीज, डिफरेंट रिपोर्टिंग पीरियड्स ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। ठीक है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जिसमें हम देखेंगे अगर डिफरेंट रिपोर्टिंग पीरियड्स है तो क्या करेंगे। यानी नहीं समझा सर? क्या है, देखो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये पीपी लिमिटेड है ना, ये इंडियन कंपनी है। इसका अप्रैल से लेके मार्च तक इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है। एक ए आई एन सी है, ए आई एन सी इन द सेंस ये यूएस लिमिटेड कंपनी है। इसका जो है ना जैन टू दिसंबर इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, मेरा क्या है अप्रैल टू मार्च, इसका क्या है जैन टू दिसंबर। तो क्या होगा सर, यहाँ पे जब भी मैं इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा, जो भी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट दिखाता हूँ इन माय सीएफएस, तो तब क्या होगा, तब इशू आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जो रिपोर्टिंग पीरियड वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। अगर डिफरेंट रिपोर्टिंग पीरियड है सर, तो फिर उस केस में क्या करना होगा, उस केस में हमें अलाइन करना पड़ेगा एज पर दी पेरेंट कंपनी। जो पीपी लिमिटेड है ये पेरेंट कंपनी है, ये पेरेंट कंपनी के हिसाब से उसकी जो बुक्स है ये बुक्स एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि उसका बुक्स एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर समझो सर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, कर ही नहीं सकता हूँ, यानी क्या, ए लिमिटेड का बुक्स को एडजस्ट कर ही नहीं सकता एज पर फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, तो उस केस में क्या करूंगा, उस केस में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 3 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? पहले चीज, जो रिपोर्टिंग पीरियड अगर डिफरेंट है तो पहले तो देखो कि ए लिमिटेड का अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन सकता है क्या। अगर बन सकता है वेल एंड गुड, बना लो और खत्म कर दो। ठीक है, अगर नहीं बन सकता है, इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, इम्प्रैक्टिकेबल यानी क्या, बना ही नहीं सकता, तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में ये देखेंगे सर यहाँ पे, उस केस में यहाँ पे देखेंगे कि एक तो हम इन्वेस्टमेंट तो दिखाना ही है, तो पीपी लिमिटेड, जो पीपी लिमिटेड पेरेंट कंपनी है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके पीओवी से हम देखेंगे कि कुछ एडजस्टमेंट कर लेंगे हम। यानी क्या, यही जैन टू दिसंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले लेंगे और उसमें कुछ इक्का दुक्का जो है ना एडजस्टमेंट करेंगे, वो एडजस्टमेंट कर लेंगे और उसको हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन सीएफएस बता देंगे। ठीक है, ठीक है, ये दिखा दिया। बट सर अगर यहाँ पे इम्प्रैक्टिकेबल है, तो इम्प्रैक्टिकेबल है तो 3 महीने से ज्यादा हमारा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जैन है, तो जैन फेब मार्च ये 3 महीने का डिफरेंस है तो चल जाएगा। उससे ज्यादा अगर डिफरेंस है तो वो डिफरेंस हम कंसिडर नहीं कर सकते एज पर इंडिया 28। क्वेश्चन आ सकता है सर अगर ज्यादा डिफरेंस होगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे इंडिया 28 में, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली बताया नहीं। हम कुछ और एडजस्टमेंट्स होंगे जिसमें हम क्या करेंगे, सीएफएस का जो अपना एआईएनसी है, इसका सीएफ, इसका जो है ना, हम अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का कंडीशंस लगाएंगे। अब अगर अलाइन नहीं होता है तो देखना पड़ेगा, बट सिंपली है 3 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो, टू अप्लाई इक्विटी मेथड द रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ एंटिटी ऑफ बोथ द एंटिटी शुड बी सेम, यानी कि इक्विटी मेथड लगाने जो रिपोर्टिंग पीरियड है वो सेम होना चाहिए। अगर impracticable है for the associate or joint venture to prepare CFS, then difference reporting period can be used subject to giving adjustment of significant transaction and events। यानी क्या, अगर CFS नहीं बना, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना सकता एज पर दी पेरेंट, यानी पेरेंट के रिपोर्टिंग पीरियड के हिसाब से, तो उस केस में क्या करेंगे सर, उस केस में हम जो उसका एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ले लेंगे और उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट करके उसको कंसिडर करेंगे। इन केस नो डिफरेंस, द डिफरेंस कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ्स, यानी क्या, अगर कोई भी केस में इम्प्रैक्टिकेबल है तो 3 महीने से ज्यादा एक्सीड करना ही नहीं चाहिए, ये कंडीशन है अपने पास। राइट, समझा ये चीज? Yes, sir. आई गेस इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है।
तो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना। अगर एमसीक्यू में आ गया तो एमसीक्यू में क्या पूछा जाएगा कि डिफरेंस जो है वो डिफरेंस एक्सीड क्या होगा, 3 मिलियन से एक्सीड नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल नंबर 3 बच गया अपना, वो देख लेंगे। अब ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये एग्जाम्पल्स आर ऑफ आईसीआई मॉड्यूल, इसमें से एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ से देखेंगे, एक्स लिमिटेड हैज एन एसोसिएट पी लिमिटेड, पी लिमिटेड एसोसिएट कंपनी है, पी लिमिटेड हैज एन फर्दर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी ऑफ क्यू लिमिटेड, राइट। तो मैंने वो बताया था ना कि अगर एसोसिएट है, एसोसिएट का क्या है, एक और सब्सिडरी है, तो उस केस में एंड जॉइंट वेंचर आर लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर बताऊं मैं, क्या हो रहा है, एक्स लिमिटेड है, पी लिमिटेड है, और यहाँ पे क्यू लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड का यहाँ पे एसोसिएट है ये, और पी लिमिटेड का ये सब्स है। अच्छा, एक और आर कंपनी भी है, आर 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 लिमिटेड, जो ये जॉइंट वेंचर है। ठीक है, हेंस फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग इक्विटी मेथड, तो यहाँ पे एक्स लिमिटेड अप्लाई करेगा इक्विटी मेथड, राइट। अब जब इक्विटी मेथड के लिए अप्लाई करेगा, एक्स shall consider the consolidated financial statements of P Limited, यानी क्या सर, यहाँ पे एक्स लिमिटेड इसके जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट को जो इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन करने के लिए इक्विटी मेथड यूज करेगा, बरोबर। अब जब इक्विटी मेथड यूज करेगा तो पी लिमिटेड का सब्सिडी भी है, बरोबर। तो पी लिमिटेड का जो सब्सिडी का अकाउंटिंग करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, पी लिमिटेड क्या करेगा, इसका सीएफएस जो बनाएगा ना, उस सीएफएस को यूज करके हम इक्विटी मेथड लगाएंगे और उसका अकाउंटिंग करेंगे। देखो, hence for the purpose of applying equity method अप्लाई करने के लिए X Limited shall consider the consolidated financial statements of P Limited, P Limited का कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले लेंगे, राइट, आफ्टर कंसोलिडेटिंग Q, यानी P Limited बनाएगा ना CFS, किसके इसमें, P Limited बनाएगा CFS कंसोलिडेटिंग Q Limited, ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो यूज करेंगे फॉर द अप्लाइंग इक्विटी मेथड, ये ध्यान रखना। ठीक है, डन। चलो एक और कंसेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज। वी हैव 2 मिनट्स, विल स्टार्ट विद द न्यू सेशन। चलो अब देखते हैं हम यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज। हमने यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज और डिफरेंट रिपोर्टिंग पीरियड्स हम यहाँ पे इंडिया 110 में भी पढ़ा था, याद है क्या सर, कि अगर सीएफएस बनाना है तो यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज होना चाहिए। अगर समझो मुझे सीएफएस बनाने तो डिफरेंट रिपोर्टिंग पीरियड अगर है तो उसको हम अलाइन करना चाहिए, तो सेम कंसेप्ट है, बस कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। वहां पे भी 3 मंथ्स का कंडीशन है, यहाँ पे भी 3 मंथ्स का कंडीशन है। चलो अब देखते हैं यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज का। अब क्या है यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज, सेम। अगर इक्विटी मेथड लगाना है तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो मेरा एसोसिएट है वो एसोसिएट का और मेरा जो है यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज होना चाहिए, राइट। तो उस केस में अब क्या करेंगे सर, जब यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज के केस में क्या करेंगे हम सर, अगर समझो अगर यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं है तो यहाँ पे 2 एग्जम्पशन दिया है। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर नहीं हो तो हमें 2 एग्जम्पशन दिया है, वो देखते हैं। बट इन रेयर टू रेयर केसेस हम क्या करेंगे, दोनों जो पेरेंट है और एसोसिएट है उनका यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज हो, ऐसा करेंगे। यानी क्या, पेरेंट और एसोसिएट का यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज होना चाहिए। अगर नहीं है तो उस केस में देखते हैं, अगर इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, इम्प्रैक्टिकेबल इन द सेंस कर ही नहीं सकता है, तो उस केस में एक एग्जम्पशन दिया है, द एडजस्टमेंट फॉर यूनिफॉर्मिटी shall not be done if it is impracticable to do so। ठीक है, अगर impracticable है तो उस केस में हम एग्जम्पशन लेंगे। बट ये एग्जम्पशन क्या है कि ये एसोसिएट को ही अवेलेबल है, जॉइंट वेंचर को अवेलेबल नहीं है। यानी सर नहीं समझा, तो क्या बोल रहा हूँ सुनो, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, यानी अगर इक्विटी मेथड अप्लाई करना है तो एसोसिएट और जो पेरेंट कंपनी है इन दोनों का जो पॉलिसीज है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म इन द सेंस सेम होना चाहिए। ठीक है सर, अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो उस केस में क्या होगा सर, उस केस में इंडिया 28 ने 2 एग्जम्पशन दिया है। ठीक है, तो पहला एग्जम्पशन क्या है कि अगर यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं है, पहले ट्राई करो कि यूनिफॉर्म बनाने, अगर यूनिफॉर्म हो सकता है तो कर लो, अगर नहीं कर सकते, इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, एकदम ही नहीं कर सकते, तो उस केस में एसोसिएट को यहाँ पे एग्जम्पशन दिया है कि छोड़ दो, मत करो। बट जॉइंट वेंचर्स को दिया है क्या, बिल्कुल भी नहीं।
अब यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स को क्यों नहीं दिया है सर मॉड्यूल में? ऐसा एक कंसेप्ट दिया है, मतलब एक लॉजिक दिया है कि बोल रहे हैं कि एसोसिएट जो है वो एसोसिएट में अपना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, राइट? छोटा सा एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, तो फिर वहां पे हम जाके पॉलिसीज चेंज करने का वो पूरा हो नहीं सकता है, राइट? बट जॉइंट वेंचर में कैसा है? जॉइंट वेंचर इज नथिंग बट, जॉइंट वेंचर में कैसा है, हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें, राइट? हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उस केस में हम जो काउंटर पार्टी है, काउंटर पार्टी इन द सेंस जॉइंट वेंचर यानी दो पार्टीज एक साथ आके एक वेंचर बनाते हैं, बराबर? तो वो जो दूसरा पार्टी है उसके साथ कंसिडर करके हम पूरा बातें वगैरह करके हम एक कंक्लूजन में ला सकते हैं कि यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा मॉड्यूल ने बताया कि सिर्फ ये जो एग्जाम्पशन है एसोसिएट को मिलेगा, जॉइंट वेंचर्स को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वही बताया, एसोसिएट में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो उसके लिए हम उसमें जाके सिग्निफिकेंट मतलब जो पॉलिसीज है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। बट जॉइंट वेंचर में कैसा? जॉइंट वेंचर में अपना इन्वॉल्वमेंट होता है, बरोबर? अपना इन्वॉल्वमेंट होता है, जो दूसरा पार्टी है उससे हम कम्युनिकेट करके करके हम क्या कर सकते हैं सर, हम एग्री कर सकते हैं फॉर दी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसीज, राइट? तो उसके लिए जॉइंट वेंचर को नहीं है। देन नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट एग्जम्पशन क्या है? अगर समझो यहाँ पे पेरेंट कंपनी है, एसोसिएट है एंड सब्सिडियरी है, तो ये जो एसोसिएट कंपनी है ना, एसोसिएट कंपनी, दिस एसोसिएट कंपनी एज एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, एसोसिएट एंटिटी जो ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, तो ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, तो इसको भी एक एग्जम्पशन दिया है कि अब यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं होगा तो भी चलेगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे ये एसोसिएट कंपनी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, तो हम तो नॉर्मली वो पढ़े ना, एग्जम्पशन है कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या करेगा, एज पर इंड AS 109 कॉस्ट या फेयर वैल्यू में कैरी करेगा, राइट? तो उस केस में इसको एक एग्जम्पशन दिया, एसोसिएट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी वुड अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन सब्स एट फेयर वैल्यू। तो ये दो इन्वेस्टमेंट दिया है, दो एग्जम्पशन दिया है। तो नॉर्मली अगर मैं बोलूं यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज होना चाहिए, राइट? यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज होना चाहिए। या फिर अगर नहीं है सर और यहाँ पे हो सकता है तो एडजस्टमेंट कर सके तो एडजस्टमेंट्स कर लो, ये एक ऑप्शन है। अगर नहीं है तो दो एग्जम्पशन दिया है। फर्स्ट एग्जम्पशन क्या है? सिर्फ एसोसिएट को अवेलेबल है। अब एसोसिएट को क्या है सर? एसोसिएट में क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, हम जाके चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए इम्प्रैक्टिकल है तो छोड़ दो, मत करो। अगर इम्प्रैक्टिकल नहीं है तो कर सकते हैं। ये जॉइंट वेंचर को अवेलेबल नहीं है, ये जॉइंट वेंचर को नहीं है, सिर्फ एसोसिएट को है। और उसके बाद अगर समझो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, ये एसोसिएट जो है ना ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, तो फिर उस केस में इसको भी एग्जम्पशन दिया गया है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है वो देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये देखो एग्जांपल नंबर 4, ठीक है? अब क्या हो रहा है देखो, ए लिमिटेड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया, ठीक है? ये इंडिया में रजिस्टर्ड है, होल्ड्स 25% वोटिंग पावर ऑफ BINC। तो ए लिमिटेड है, ये इंडियन कंपनी है, और ये जो है ना बी लिमिटेड BINC, ये कोई तो यूएस कंपनी है। BINC इज एन एसोसिएट फॉर ए लिमिटेड, तो ए लिमिटेड का एसोसिएट है बी। ए फॉलोज इंड AS फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ए जो है वो फॉलो करता है इंड AS, बरोबर है? इंडियन कंपनी है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा। However, BINC follows generally accepted accounting principles in US, यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस गैप यूज करेगा, बरोबर है? तो वो उधर का है तो उधर का जो है ना रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेगा। Hence, using BINC financial statements for the purpose of doing equity method, A limited shall do the necessary adjustment. कौन करेगा? A limited करेगा to convert the US GAAP financial statements to Ind AS फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देन डू द इक्विटी मेथड। तो यहाँ पे क्या करेगा? ए लिमिटेड जो है वो क्या करेगा, थोड़ा मेहनत लेके जो अपने जो एसोसिएट है उसका जो यूएस गैप के बेसिस में जो भी एसोसिएट की कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको कन्वर्ट करेगा इनटू इंड AS, उसके बाद क्या करेगा, उसको यूज करेगा फॉर द पर्पस ऑफ इक्विटी मेथड। इज दैट क्लियर? बताओ। Yes, sir. चलो, अब इतना तो समझ में आ गया होगा ना, तो फिर हम बढ़ते हैं आगे फॉर द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ जॉइंट वेंचर्स। देखो, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन एसोसिएटेड जॉइंट वेंचर अपार्ट फ्रॉम द इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अब क्या होता है सर ये? व्हाट इज दिस? एग्जांपल बताता हूँ, आ जाओ। लॉन्ग टर्म इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। चलो लेट अस टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे PP लिमिटेड है,
ओके सर, ये एसोसिएट लिमिटेड है, सॉरी ए लिमिटेड जो मेरा एसोसिएट है, समझो यहाँ पे 30% इंटरेस्ट है। अब नॉर्मली कैसा होगा सर, ये जो है ना इक्विटी में था, इक्विटी शेयर्स में ही होगा, राइट। तो ए लिमिटेड में इक्विटी भी है सर, प्रेफरेंस भी है यहाँ पे, और क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स भी है, और अदर कुछ भी हो सकता है, बरोबर। बस यहाँ पे इतना लिया, ये और भी हो सकता है इसमें सिक्योरिटीज। ओके सर, अब इतना तो समझ में आया है कि इक्विटी शेयर्स है। अब इक्विटी शेयर्स में यहाँ पे 30% है किसका, पीपी लिमिटेड का, ठीक है। ओके सर, ये जो 30% है, ये 30% हम अकाउंट फॉर कैसे करेंगे, ये 30% को हम अकाउंट फॉर करेंगे एज पर इक्विटी मेथड, ये होगा एज पर इक्विटी मेथड। ओके, ठीक है सर, बराबर। बट सर अगर देखोगे तो ए लिमिटेड जो है, ठीक है, अगर ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड के लॉसेस भी होंगे, राइट। ए लिमिटेड के क्या होंगे, लॉसेस भी होंगे। तो लॉसेस जब होगा तो लॉसेस का शेयर कौन लेगा, पीपी लिमिटेड लेगा। 30% का जो भी शेयर है वो पीपी लिमिटेड एब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो 30% एब्जॉर्ब करने के बाद तो लॉसेस हो रहे एवरी ईयर, इसलिए लॉसेस ही है, ये कभी प्रॉफिट में आया ही नहीं, ठीक है। तो पीपी लिमिटेड का जो 30% इन्वेस्टमेंट है, उसके अबाउ तो लॉस एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है ना, बरोबर बोल रहा हूँ। पीपी लिमिटेड का 30% इन्वेस्टमेंट है, यानी समझो फॉर एग्जांपल 30,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो इस 30,000 में लॉसेस अगर 30,000 हो गया है तो ये जीरो हो जाएगा। फर्दर 10 लॉस का लॉस है, 10,000 का, तो 10,000 का लॉस, ये क्या इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में दिखा सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट है जो 30% का, वो जब तक जीरो होता है तब तक हम क्या करेंगे, इसका इन्वेस्टमेंट हम, जब तक जीरो नहीं होता तब तक लॉस एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसा 30% एब्जॉर्ब हो जाएगा तो बचा हुआ लॉस हम क्या करते हैं सर, बचा हुआ लॉस हम ट्रांसफर करते हैं इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स को। तो अल्टीमेटली मेरा बोलने का ये है कि प्रेफरेंस इक्विटी लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म लोन्स है, ये माना जाता है कि ए लिमिटेड का नेट इन्वेस्टमेंट है फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। तो ए लिमिटेड में नेट इन्वेस्टमेंट ही है ना, बरोबर। अच्छा, एक और चीज बोलना भूल गया, ए लिमिटेड जो है, ए लिमिटेड ने प्रेफरेंस शेयर्स में भी उसका शेयर है, लॉन्ग टर्म लोन में भी शेयर है, यानी समझा नहीं, यानी क्या, पीपी लिमिटेड इक्विटी शेयर 30% होल्ड कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर में भी उसका शेयर्स है, और लॉन्ग टर्म इक्विटी में भी उसका शेयर्स है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में भी है और प्रेफरेंस शेयर्स में भी है। तो अगर जब भी लॉस हो जाएगा, यानी 30% का जो भी लॉस है, जब तक जीरो हो जाएगा तब तक जीरो हो जाएगा, यानी कि जितना लॉस है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बचा हुआ उसका जो प्रेफरेंस शेयर्स है और लॉन्ग टर्म है उसमें एडजस्ट होगा। और उसके बाद सर सब्सिक्वेंटली अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो, जो भी प्रॉफिट है पहले इसको आ जाएगा लॉन्ग टर्म को, फिर जाएगा प्रेफरेंस को, फिर जाएगा इक्विटी में, ठीक है। इतना समझ में आ गया, पक्का। फिर से बताता हूँ, इन केस अगर समझ में नहीं आया हो तो सुनो। पीपी लिमिटेड है, ए लिमिटेड है, ओके सर। पीपी लिमिटेड कितना, ए लिमिटेड में 30% इक्विटी शेयर्स होल्ड करके रखा है, प्रेफरेंस शेयर्स भी होल्ड करके रखा है, एंड लॉन्ग टर्म डेट भी होल्ड करके रखा है, राइट। अब यहाँ पे नॉर्मली सर वी नो दैट इक्विटी शेयर्स है, तो हम क्या मानते हैं, एसोसिएट मानते हैं। तो इक्विटी शेयर्स के हिसाब से जो भी हम इक्विटी मेथड लगा के हम अकाउंटिंग करेंगे, राइट। बट यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स और लॉन्ग टर्म डेट जो है उसको तो हम इक्विटी मेथड नहीं लगा सकते हैं ना, बरोबर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंड एस 109 लगा दिया, इंड एस 109 लगा दिया, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा सर, इक्विटी मेथड के हिसाब से कुछ लॉसेस होंगे, मतलब एसोसिएट का लॉसेस होगा। अब वो एसोसिएट का लॉसेस हम एब्जॉर्ब करेंगे, बरोबर, वही करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, और उसमें अगर लॉसेस आएगा तो लॉसेस लेस कर देते हैं, राइट। तो लॉसेस कितना तक लेस कर सकते हैं, जितना अपना इन्वेस्टमेंट है ना उतना ही लेस कर सकते हैं, राइट। तो आज इसका एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट होगा। ऐसा मैं बताऊंगा ना तो समझ में नहीं आएगा क्या हुआ। इक्विटी इन्वेस्टमेंट समझो, फॉर एग्जांपल अभी के लिए 10,000 है मेरा, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स है 5,000 का, एंड मेरा लॉन्ग टर्म डेट है 3,000 का, बरोबर। और ईयर 1 में एसोसिएट ने 10 लाख का, सॉरी 10 लाख रखो, ये सिर्फ ओनली एसोसिएट का शेयर बता रहा हुआ,
ओनली एसोसिएट शेयर, यानी एसोसिएट का शेयर कितना है वही बता रहा हूं। तो ईयर 1 में क्या हुआ, ईयर 1 में 8000 का लॉस हुआ, ठीक है, तो ये एसोसिएट का शेयर ऑफ लॉस है 8000। ईयर 2 में क्या हुआ, ईयर 2 में फिर से 8000 का लॉस हुआ, ठीक है। ईयर 3 में क्या हुआ सर, ईयर 3 में हमारा प्रॉफिट है 10,000 का, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी हमें क्या करना है सर, देखना है कि क्या कैसे करना है, राइट। तो इनिशियली मैं जाऊंगा, तो सबसे पहले ये जो इक्विटी मेथड है, एज पर इक्विटी मेथड, ठीक है, एज पर इक्विटी मेथड, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स जो है अपना कितना था अमाउंट, 10,000 था, राइट, 10,000 था, बरोबर। इसमें से लॉस हम एब्जॉर्ब करेंगे, लॉसेस कितने एब्जॉर्ब करेंगे सर, फर्स्ट ईयर में 8000 का लॉस था, तो फर्स्ट ईयर में 8000 का लॉस मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, तो बचता है कितना 2000, राइट। मेरा इन्वेस्टमेंट अब कितना बचा है, 2000 बचा है। तो ईयर 2 में भी लॉसेस है ना, ईयर 2 लॉसेस कितना है, ईयर 2 का लॉसेस, ईयर 2 का लॉसेस है 8000, तो 8000 में से पूरा 8000 लेस होगा क्या सर, अगर मैं देखो मेरा 8000 का लॉस है, बट मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितना बचा है, ओनली 2000 का ना, मेरा इन्वेस्टमेंट तो नेगेटिव नहीं दिखा सकता हूँ, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिर्फ 2000 का लेस कर सकता हूँ, तो ये जीरो हो जाएगा। फिर आ जाएगा यहाँ पे पिक्चर में, यहाँ पे मेरा प्रेफरेंस क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स का कितना था 5000, राइट, 5000। तो जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट एब्सॉर्ब नहीं कर पाया ना, 6000 का लॉस जो है, यहाँ पे लॉस बच गया ना, लॉसेस कितना है, 8000 का लॉस था, उसमें से 2000 एब्सॉर्ब हो गया, बचता है 6000, 6000 का लॉसेस अभी भी अनअब्सॉर्ब्ड है, वो 6000 का लॉसेस यहाँ से मैं लेस कर सकता हूँ, बट कितना कर सकता हूँ, ओनली अप टू 5000, क्यों सर, क्योंकि प्रेफरेंस अपने पास 5,00,000 का ही है, तो ये लॉसेस मैंने एब्सॉर्ब किया, तो प्रेफरेंस मेरे पास बच गया 0। फिर आएगा मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट का, ये मैं फॉर्मेट में नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मेट में बस एक एग्जांपल देने के लिए कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म डेट कितना है मेरे पास, 3000। तो क्या सर अपने पास अनएब्सॉर्ब लॉसेस है क्या, यस, कितना 1000 का, कैसा 1000 सर, यहाँ पे 6000 था, 6000 में से 5000 प्रेफरेंस शेयर्स एब्सॉर्ब किया, तो 1000 बचा ना, तो ये 1000 यहाँ से लेस कर दो, तो मेरा आ जाएगा 2000 का, राइट। समझा यहाँ तक, कोई भी डाउट है कि बताओ, मैंने क्या किया फिर से बताता हूँ, सुनो, ये मेरा इक्विटी मेथड है, यहाँ पे नॉर्मली 2 कंसेप्ट कवर कर रहा हूँ, वो दोनों दूसरा कंसेप्ट बताता हूँ आपको। ये मेरा इक्विटी है, इक्विटी मेरे पास 10,000 था, तो फर्स्ट ईयर का लॉसेस है, फर्स्ट ईयर का लॉसेस एब्जॉर्ब कर लिया, तो मेरा इन्वेस्टमेंट बचा 2000, बरोबर सर। अब सेकंड क्या हुआ, सेकंड ईयर में भी लॉसेस है सर, अब सेकंड ईयर में लॉसेस कितना है 8000, मेरे पास इन्वेस्टमेंट तो 2000 ही है ना, तो वो 2000 से एडजस्ट मतलब सेट ऑफ कर लूंगा, तो मेरा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा इन इक्विटी। बट 6000 का जो अनअब्जॉर्ब लॉसेस है वो क्या करूंगा, मैं एडजस्ट करूंगा अगेंस्ट प्रेफरेंसेस, वो मैंने कर लिया, वो करने के बाद भी मेरा लॉस बच रहा है 1000, तो करूंगा किससे, लॉन्ग टर्म डेट से। तो अल्टीमेटली मेरा बोलने का यही है कि दिस ऑल विल बी कंसिडर्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ये सब इक्विटी प्रेफरेंस एंड लॉन्ग टर्म, ये सब क्या है, एसोसिएट का इन्वेस्टमेंट ही है, बस अपने पास सिर्फ इक्विटी के लिए अलाउड है इक्विटी मेथड, उसके लिए हम इसको इक्विटी मेथड लगा रहे हैं, अदरवाइज सबको लगा देते हैं, बट इक्विटी मेथड सिर्फ इक्विटी को अपनी है, तो उसके लिए हम इक्विटी मेथड उसके लिए लगा रहे हैं। प्रेफरेंस एंड लॉन्ग टर्म ये जो है ये इंड AS 109 के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे, राइट, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो सर थर्ड ईयर में प्रॉफिट्स है, अब प्रॉफिट्स को कैसे आप अपॉर्शन करेंगे, प्रॉफिट्स है ना, तो 10,000, तो ये रिवर्स इसमें जाएगा, पहले ऐसा आया था ना, अभी ऐसा जाएगा, यानी क्या, पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड आया था इक्विटी प्रेफरेंस और लॉन्ग डेट, अभी क्या होगा, रिवर्स जाएगा। अब रिवर्स कैसे जाएगा, मैंने लॉन्ग टर्म में कितना लॉस एडजस्ट किया था 1000 का, तो यहाँ पे प्रॉफिट्स ऐड करो 1000 का, यानी इसका जो पार्ट है इसको दे दिया, तो ये 3000 आ गया, राइट। तो अपने पास 9000 का प्रॉफिट बचा है। मैंने प्रेफरेंस शेयर्स में कितना लॉस एडजस्ट किया, प्रेफरेंस शेयर्स में सर मैंने लॉसेस 5000 का एडजस्ट किया, तो प्रॉफिट 5000 का एडजस्ट कर दो, तो इसका 5000 आ जाएगा। अब बचता कितना है सर 2000, वो 2000 हम क्या करेंगे, वो 2000 हम यहाँ पे हम इक्विटी को दे देंगे, यहाँ पे प्रॉफिट ले लेंगे 2000 का, तो 2000 हम इक्विटी को दे देंगे, यानी कि सबको बांटने के बाद जो भी बच्चा चुल्लू बच्चा वो अपन ले लेंगे,
समझे ये कंसेप्ट? अब यहाँ पे मैंने क्या कवर किया, एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स अलोंग विद द लॉस मेकिंग एंटिटी वाला कंसेप्ट। क्या है अलोंग विद लॉस मेकिंग एंटिटी? अब लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स यानी क्या, सिर्फ जो प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स एंड लॉन्ग टर्म डेट है, प्रेफरेंस शेयर्स और लॉन्ग टर्म डेट है, ये वाला जो है ना इसमें कवर हो जाता है, जिसमें बोलते हैं कि जो है ना एसोसिएट में सिर्फ इक्विटी शेयर्स नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स, लॉन्ग टर्म डेट सब कुछ हो सकता है, एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ठीक है। नेक्स्ट थिंग मैंने क्या बताया था, लॉस मेकिंग एंटिटी, जिसमें ये बताया था कि अगर इक्विटी शेयर्स अगर पूरा लॉस एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं तो फिर प्रेफरेंस शेयर्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स को भी हम पिक्चर में ला सकते हैं, उनके अगेंस्ट हम लॉसेस सेट ऑफ कर सकते हैं, और अगर इनकेस फ्यूचर में प्रॉफिट्स होगा तो वो प्रॉफिट हम एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स और लॉन्ग टर्म डेट। क्लियर? समझा है क्या बताओ? मतलब वही कंसेप्ट है अपना जो अपन 10वीं से पढ़ते रहे, 10वीं से बोल रहा हूँ 11वीं से, जिसमें हम पढ़ते हैं ना सर इक्विटी शेयर्स आर ओनर्स ऑफ द एंटिटी, राइट? तो इक्विटी शेयर्स को लॉसेस सब कुछ दे देंगे। ठीक है। अगर इक्विटी शेयर्स पहले अब्सॉर्ब कर लिया सब कुछ लॉसेस, फिर उसके बाद आ जाएगा मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स भी ओनर्स ऑफ द एंटिटी है, बट क्या है उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, राइट? तो फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स एब्सॉर्ब करेंगे। अगर वो भी नहीं है, वो भी खत्म हो गया, फिर जाएंगे हम लॉन्ग टर्म डेट या डेट्स डिबेंचर्स वगैरह के पास, तो डिबेंचर्स वाले एब्सॉर्ब कर लेंगे, राइट? ये तो हुआ मेरा नॉर्मल जो सीक्वेंस। फिर उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट क्या करते हैं, फिर रिवर्स और इसमें आते हैं, पहले डेट को दे देंगे, फिर प्रेफरेंस वाले को दे देंगे, फिर बचा हुआ तो इक्विटी शेयर्स को दे देंगे। वही कंसेप्ट है, बस यहाँ पे एडिशनल क्या है, ये एसोसिएट के साथ में है। एसोसिएट के साथ इन द सेंस एसोसिएट एंटिटी है ना, तो एसोसिएट एंटिटी में जो इतना इन्वेस्टमेंट है उतना ही पार्ट एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। देखो, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर्स अपार्ट फ्रॉम इक्विटी शेयर, समझा ना? बताओ। नहीं समझा तो फिर आराम से एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है। An entity might hold financial instruments in an associate or joint venture other than investment accounted for using the equity method। यानी क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो एंटिटी है ना, वो एंटिटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन एसोसिएट होल्ड कर सकता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी क्या सर, प्रेफरेंस शेयर हुआ या फिर डेट्स हुए, डिबेंचर्स हुए, ऐसे एडिशनली होल्ड कर सकता है अदर देन इक्विटी शेयर्स। फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर्स एंड लॉन्ग टर्म रिसीवेबल और लोन्स। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में अपना ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल और जिसके अगेंस्ट सिक्योरिटी है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो, डज नॉट इंक्लूड ट्रेड पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल और एनी लॉन्ग टर्म रिसीवेबल फॉर विच एडिक्वेट कोलैटरल एग्जिस्ट सच एज सिक्योर्ड लोन्स। ये वाला चीज हम इंक्लूड नहीं करेंगे। कौन सा? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल और सिक्योर्ड लोन्स जिसके अगेंस्ट सिक्योर कोलैटरल अवेलेबल है। ठीक है। फॉर्म्स पार्ट ऑफ एंटिटीज नेट इन्वेस्टमेंट। एंटिटीज इन द सेंस यानी पीपी लिमिटेड का जो है ना, पीपी लिमिटेड ने जो एसोसिएट में इक्विटी भी रखा, प्रेफरेंस भी रखा और लॉन्ग टर्म डेट भी रखा, तो फिर ये तीनों जो है पीपी लिमिटेड का नेट इन्वेस्टमेंट है इन एसोसिएट बट अकाउंटेड एज पर इंड एस 109। ठीक है। जैसे वही बताया था, देखो यहाँ पे पीपी लिमिटेड है, पीपी लिमिटेड ने इक्विटी भी लगा, प्रेफरेंस और लॉन्ग टर्म तीनों भी रखा, तो ये पीपी लिमिटेड के लिए ये नेट इन्वेस्टमेंट हो गया। इसमें से मेथड ऑफ अकाउंटिंग अलग है। इक्विटी का जो है ना, इक्विटी मेथड लगाएंगे, प्रेफरेंस एंड लॉन्ग डेट के लिए इंड एस 109 लगाएंगे, राइट? समझा? देन कम्स द लॉस मेकिंग एंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एक बड़ा क्वेश्चन है अपने मॉड्यूल में। क्या है सर लॉस मेकिंग एंटिटी और जॉइंट वेंचर्स? समझो यहाँ पे पीपी लिमिटेड है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है विच इज अ लॉस मेकिंग एंटिटी। यानी क्या, इन्वेस्टमेंट किया इन द इक्विटी शेयर्स और वो जो इक्विटी शेयर्स है वो लॉस मेकिंग है, यानी ये एंटिटी ही लॉस मेकिंग है और अपने लॉसेस एब्सॉर्ब कर रहा है। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स एंड लॉन्ग टर्म, राइट? प्रेफरेंस शेयर्स से लॉन्ग टर्म है, तो ये तो पता है प्रेफरेंस शेयर्स और लॉन्ग टर्म 109 के हिसाब से अकाउंटिंग फॉर होगा। तो अगर यहाँ पे कोई लॉसेस बचा है तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको ट्रांसफर कर देंगे लॉसेस, राइट? लॉसेस इसको और इसको ट्रांसफर करेंगे और ये लॉसेस ट्रांसफर होने के बाद अगर इनकेस इन फ्यूचर प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट को हम एडजस्ट करेंगे, पहले इसको फिर उसको फिर इसको, यानी लॉन्ग टर्म डेट को, फिर प्रेफरेंस शेयर्स को और उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अब जो लॉन्ग टर्म डेट बोल रहा हूँ ना, लॉन्ग टर्म डेट, ये जो है ना इसमें एक ब्रॉड टर्म है, इसमें सब कुछ आया, डिबेंचर्स हो गए लॉन्ग टर्म के, लॉन्ग टर्म लोन्स हुआ, ये सब आ गए इसमें। ठीक है। देखो, losses should be recognized up to investment only, excess losses should be recognized in other investment, example preferences and long term loan। समझा? तो जो भी लॉसेस है वो पहले इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे, जितना इन्वेस्टमेंट है उतना ही कर सकते हैं, उसके ऊपर वाला जो भी इन्वेस्टमेंट है वो जाएगा प्रेफरेंस एंड लॉन्ग टर्म लोन पे।
राइट। फिर उसके बाद बचा हुआ सर यहाँ पे सीक्वेंस दिया है मैंने, तो सीक्वेंसिंग कैसा होगा, इक्विटी का पहले लॉन्ग टर्म डेट से होगा, ठीक है, फिर उसके बाद प्रेफरेंस से होगा, फिर उसके बाद इक्विटी इन एसोसिएट से होगा, ठीक है। ये रिवर्स एक्विजिशन में होगा अगर इनकेस प्रॉफिट है, अगर लॉसेस है तो पहले इक्विटी फिर प्रेफरेंस फिर लॉन्ग टर्म। डन, समझा ये चीज? पक्का ना? ओके, चलो अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन सॉल्व करने कम से कम 1 घंटा चाहिए मुझे, बट उसके लिए उसके बाद का वाला जो कंसेप्ट है वो कर लेंगे और क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। क्या बोलते हो? क्वेश्चन सॉल्व करने मिनिमम 1 घंटा जाएगा, तो उसके बाद वाला कंसेप्ट करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर में क्वेश्चन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, जैसे हमने यहाँ पे एसोसिएट है, ठीक है। अब ये एसोसिएट है तो 1 2 3 4, ठीक है। एसोसिएट का प्रॉफिट में शेयर पेरेंट को जाएगा, ओसीआई में शेयर पेरेंट को जाएगा, जाएगा ना, डिविडेंड का शेयर पेरेंट को जाएगा, बरोबर। तो सर यहाँ पे जो इसका अदर इक्विटी में अगर शेयर होगा, यानी क्या, अदर इक्विटी में कोई शेयर होगा, अदर इक्विटी इन द सेंस समझो एसोसिएट का कोई सब्सिडी है, सब्सिडी को बेच दिया, जब सब्सिडी को बेच दिया तो हम क्या करते हैं, सब्सिडी को बेच दिया बट रिटेन किया अपना कंट्रोल, मतलब समझा, देखो आ जाओ बताता हूँ। ये एसोसिएट है समझो, एसोसिएट का सब्सिडी है समझो, राइट। सब्सिडी में 100% होल्डिंग है, बट इसने क्या किया, 20% सेल ऑफ कर दिया, यानी ए लिमिटेड ने 20% इसमें से सेल ऑफ कर दिया, तो बचता कितना सर इन्वेस्टमेंट 80%। अब 80% तो कंट्रोल तो मेंटेन किया, बट सिर्फ 20% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को बेच दिया, बरोबर। तो बेचने के बाद कुछ प्रॉफिट और लॉस आता है, उसको हम कंसो अदर इक्विटी में एडजस्ट करते हैं। याद आ रहा है, हम 110 में पढ़ा था कि अगर हमने बेचा है और हमने कुछ पोर्शन हम रिटेन किए और कंट्रोल भी रिटेन किया, तो फिर हम सिर्फ प्रोपोर्शनेट मेथड, मतलब बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनेट एनसीआई को रिकॉग्नाइज करते हैं और कैश वाला ले लेते हैं, और उसके बाद हम जो भी डिफरेंस है अदर इक्विटी में करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल बना हुआ है। तो वो अदर इक्विटी में अगर कोई शेयर बना है तो वो शेयर भी हम पेरेंट में कंसिडर करेंगे, यानी पेरेंट जो है ना उस पर्टिकुलर शेयर को भी कंसिडर करेगा इन इट्स कैरिंग अमाउंट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, समझा? छोटा सा है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत छोटा है। क्या है सर, फिर से बताता हूँ सुनो। जैसा प्रॉफिट ओसीआई डिविडेंड में जैसा शेयर लेते हैं हम, वैसे ही अदर इक्विटी में कोई भी चीज होगा तो उसमें भी शेयर मिलेगा किसको, पेरेंट को, सिंपल इतना ही है और कुछ नहीं है, राइट। इज दैट क्लियर, बोलो। चलो Yes, इसके sir. बेसिस में ना, मई 25 का पेपर याद है, अभी जस्ट आया था मई 25 का, देखा क्या पेपर? एसोसिएट का ना, 1 2 एमसीक्यू है, वो सॉल्व करते हैं ना, मजा आ जाएगा, एकदम मजा आएगा, राइट। ये देखो केस स्टडी नंबर 1, राजा लिमिटेड। इसमें से आई फील दैट इसमें से तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम, राइट, तीनों भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इक्विटी मेथड, ये कुछ बोला नहीं है अब तक, मैंने बताया नहीं क्लास में, तो ये भी सॉल्व करता हूं मैं अभी फिलहाल के लिए। तो तुम फिर कंसेप्ट जैसे आएगा फिर एक बार रिकैप ले सकते हैं। तो चलो एक बार ये केस स्टडी को रीड करते हैं फटाफट। Raja Limited, a leading public limited company engaged in manufacturing of pharmaceutical, prepares its accounts as per Ind AS। तो राजा लिमिटेड ये एक लीडिंग पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, engaged in manufacturing of pharmaceutical, prepares its account as per Ind AS। The company has entered into the following transaction during the financial year end 31st March 2025, ठीक है। अब 3 ट्रांजेक्शन दिया है मुझे। सबसे पहला ट्रांजेक्शन, ऑन 1 अप्रैल 2024 राजा लिमिटेड हेल्ड 35% ऑफ टोटल इक्विटी शेयर्स ऑफ वोल्गा लिमिटेड विच इज एन एसोसिएट कंपनी। तो यहाँ पे ये एसोसिएट है, राजा लिमिटेड में वोल्गा में लगाया, ओके। द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वोल्गा एज ऑन 31st March 2024 इज 1,50,000 नहीं 1,50,00,000। अगर यहाँ पे मैं बताऊं मेरा कैरिंग अमाउंट कितना है, 1,50,00,000, ध्यान में रखना, ओके सर। Financial statements of Raja Limited during the financial year 24-25, Raja Limited sold goods of worth 3,50,000
टू वोल्गा लिमिटेड। अच्छा सर, यहाँ पे जो गुड्स है ना उसके रिलेटेड है, तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन याद है ना, अभी कल ही के क्लास में किया था हमने। तो 3,50,000 का सेल किया, ओके। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 3,00,000 आउट ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 1,00,000 टू वोल्गा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, देखो 1,00,000 गुड्स कॉस्टिंग टू वोल्गा, वोल्गा लिमिटेड बोल रहा है कि 1,00,000 है, तो ये 1,00,000 जो है ये कॉस्टिंग टू वोल्गा है। तो सेल किसको किसको किया, देखो कौन किसको किया, राजा लिमिटेड, राजा लिमिटेड ने सेल किया किसको, वोल्गा को। कितने में सेल किया, 3,50,000, बराबर, राइट। तो ये अगर मैं देखूं सर यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो दिस वन इज, जस्ट अ मिनट, दिस वन इज सेल प्राइस फॉर राजा एंड 3,50,000 इज परचेज प्राइस फॉर वोल्गा, बरोबर। तो यहाँ पे 1,00,000 जो है, 1,00,000 इज परचेज प्राइस फॉर वोल्गा, यानी 1,00,000 का अनसोल्ड इन्वेंट्री बचा है किसके बुक्स में, वोल्गा लिमिटेड के बुक्स में। तो यहाँ पे हम कंप्यूटेशन करेंगे, क्या कैसे करेंगे, आ जाओ देखते हैं, फटाफट करना है, 10 मिनट ही बचा है अपने पास। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2025 द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ वोल्गा शोड अ प्रॉफिट ऑफ 25 लाख का प्रॉफिट है। वोल्गा लिमिटेड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 10 लाख टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग 24-25। अच्छा सर, तो मेरे पास कैरिंग अमाउंट ऑफ 1,50,00,000 है, तो इसमें सबसे पहले प्रॉफिट ऐड कर लो। प्रॉफिट कितना आएगा, देखो 25 लाख का कितना परसेंट है मेरे पास यहाँ पे, 35%, तो 25 लाख का 35%, तो ये आएगा 8,75,000, बरोबर। इसमें से लेस कर दो डिविडेंड, डिविडेंड लेस करोगे सर तो कितना आएगा, तो 10 लाख में से डिविडेंड करो लेस 35%, तो 3,50,000, ये लेस कर दो। अब आएगा एक और चीज, अनरियलाइज प्रॉफिट। ये अनरियलाइज प्रॉफिट कंप्यूट करना है मुझे, कैसे करूंगा सर, तो देखो कहाँ पे लिखूं मैं, यहीं पे लिखते कहीं, यहाँ पे 3,50,000 में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना, कैसा पता चला सर, देखो वर्थ 3,50,000 ऑफ वोल्गा, द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 3,00,000, यानी क्या 3,50,000 का सेल किया है, बरोबर। 3,50,000 में से 3,00,000 मेरा कॉस्ट है और 50,000 इज माई प्रॉफिट, बरोबर। 50,000 प्रॉफिट है, तो 3,50,000 में मेरा प्रॉफिट है 50,000, तो 1,00,000 में मेरा कितना प्रॉफिट होगा, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता चलेगा क्या, यस सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता चलेगा, कितना होगा बताओ, 1,00,000 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाई 3,50,000, तो ये आ जाएगा 3,50,000, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट ऑफ ₹14285, राइट। बट ये तो टोटल प्रॉफिट है ना, ये तो टोटल प्रॉफिट है, हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ पेरेंट का शेयर निकालना है। पेरेंट का शेयर कितना है, 35% है, राइट। तो 35% मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा ₹5,000 का प्रॉफिट। तो ये 5,000 का प्रॉफिट लेस कर दो यहाँ से, तो देखो कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 1,50,00,000 प्लस 8,75,000 माइनस 3,50,000 माइनस 5,000, तो ये आ जाएगा 1,552। तो हमारा आंसर है डी, जो भी क्या है ना, ये स्टूडेंट का ही तो उठाया मैंने टेलीग्राम से, बट ये वाला जो आंसर है वो सही है, फर्स्ट वाला, राइट। समझा ये चीज कैसे किया मैंने, देखो सिंपल है, इन्वेस्टमेंट ले लिया, प्रॉफिट का शेयर ले लिया और डिविडेंड ले लिया, ठीक है, ये तो हमारा पता है सिंपल। अनरियलाइज प्रॉफिट का सिंपल किया मैंने, 3,50,000 में अगर 50,000 का प्रॉफिट है तो 1,00,000 में कितना होना चाहिए, राइट। तो उसके बेसिस में मैंने ये कंप्यूट किया 5,000, ये 5,000 को लेस कर दिया, तो मेरा इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे आ गया। क्लियर है, बताओ, ये सब कुछ कर लिया हमने क्लास में, हाँ, ये वाला जो भी क्या है। चलो, अब ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने क्लास में पढ़ाया नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इक्विटी मेथड, बट देख लेते हैं एक बार क्या पूछ रहा है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ गेन और लॉस टू बी रिपोर्टेड बाय राजा ऑन डिस्पोजल ऑफ शार्प लिमिटेड। अब यहाँ पे केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा, क्या है केस स्टडी, राजा लिमिटेड हेल्ड 50% ऑफ वोटिंग पावर ऑफ शार्प लिमिटेड विद अ जॉइंट वेंचर ऑफ राजा लिमिटेड। The carrying amount as on 1st April 2024 of investment in Sharp Limited as per the equity method is 50,000, सॉरी 50 लाख। तो इक्विटी मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं, इसका जो कैरिंग अमाउंट है वो 50 लाख है, ओके सर।
ऑन 1 जुलाई 2024 आउट ऑफ 50%, तो यहाँ पे ये जो 50% का कैरिंग अमाउंट है, इसमें से 20% जो है राजा लिमिटेड 20% इन शार्प लिमिटेड टू एन अनरिलेटेड एंटिटी फॉर कंसोलिडेशन ऑफ कंसिडरेशन ऑफ 40 lakhs। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो 20% है ना, इसको सेल ऑफ कर दिया। सेल ऑफ कितने में किया? ये सेल ऑफ कर दिया फॉर 40 lakhs, राइट। द फेयर वैल्यू ऑफ 30% रिटेन इज 60 lakhs। तो यहाँ पे 60 lakhs का मेरा रिटेन वैल्यू दिया है। तो नॉर्मली जब डिसकंटिन्यू करेंगे इक्विटी मेथड को, तो हम क्या करते हैं, हम कंप्यूट करते हैं प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अब डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इक्विटी मेथड, यहाँ पे दो चीजें हैं। क्या चीज है सर? अब 50% होल्डिंग है, इसमें से 20% बेच दिया और 30% अभी भी वैसा ही रखा है। तो 30% जब रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे इक्विटी मेथड डिसकंटिन्यू नहीं किया है। पहले चीज तो डिसकंटिन्यू नहीं किया है सर, इन द सेंस यहाँ पे इक्विटी मेथड लगता रहेगा, तो सिर्फ हम कंसिडरेशन के बेसिस में हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे सर? वो ऐसा निकालेंगे, 40 lakhs का मैंने सेल किया, यहाँ पे देखो फर्स्ट अजम्पशन के हिसाब से, अब आईसीए ने कैसा अज्यूम किया वो पता नहीं, बट फर्स्ट अजम्पशन के हिसाब से इक्विटी मेथड डिसकंटिन्यू नहीं किया, ऐसा अजम्पशन लगा के मैं बता रहा हूँ कि 50% 50 lakhs कैरिंग अमाउंट था, राइट। 50% इंटू 20% कर लो, तो ये कितना आएगा? 50 lakhs डिवाइडेड बाय 50% इंटू 20%, तो मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 20 lakhs, राइट। और इसका सेल कंसिडरेशन है 40 lakhs, तो ये आ जाएगा ₹20 lakhs का प्रॉफिट गेन। यहाँ पे असम्पशन मैंने बताया, यहाँ पे इक्विटी मेथड डिसकंटिन्यू नहीं किया है। तो उस केस में अगर देखो मैं 20 lakhs आ रहा है, फर्स्ट असम्पशन। सेकेंड असम्पशन क्या हो सकता है सर? यहाँ पे सिंस दे हैव सेड दैट रिटेन इंटरेस्ट का जो है ना, द फेयर वैल्यू ऑफ रिटेन इंटरेस्ट इज 60 lakhs, तो यहाँ पे अपन अज्यूम कर सकते हैं कि जो जॉइंट वेंचर है वो डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब जॉइंट वेंचर का जो इक्विटी मेथड है वो डिसकंटिन्यू किया। जब जॉइंट वेंचर का इक्विटी मेथड अगर डिसकंटिन्यू करेगा तो फिर कैसा होगा? उसमें सिंपल कंप्यूटेशन क्या होगा, 60 lakhs जो अपना रिटेन इंटरेस्ट है प्लस कंसिडरेशन मुझे कितना मिला है 40 lakhs, माइनस कर देते हैं 50 lakhs। यानी क्या किया सर? यहाँ पे सिंपल है, जो मेरा कंसिडरेशन मिला है प्लस फेयर वैल्यू माइनस मेरा जो ये है क्या बोलते हैं कैरिंग अमाउंट ऑफ एज पर इक्विटी मेथड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 lakhs मेरा प्रॉफिट, तो 50 lakhs आ जाएगा। तो यहाँ पे दो असम्पशन है स्टूडेंट्स, नॉर्मली दो असम्पशन से क्या होगा, एक इक्विटी मेथड चल रहा है मतलब डिसकंटिन्यू नहीं किया, दूसरा इक्विटी मेथड डिसकंटिन्यू किया। अगर डिसकंटिन्यू किया होगा तो 20 lakhs आएगा, अगर असम्पशन ये है कि सॉरी डिसकंटिन्यू नहीं किया है तो 20 lakhs आएगा, अगर डिसकंटिन्यू किया है तो 50 lakhs आएगा। अब आईसीआई का क्या असम्पशन है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला जो है ना मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, डोंट वरी। नेक्स्ट थिंग, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ गुडविल और बार्गेन परचेज अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन ऑफ एस लिमिटेड। बहुत ही सिंपल है, आ जाओ देखते हैं यहाँ पे। On 1st April 2020, Raja Limited acquired 70% equity shares of S Limited by paying cash of consideration of 97,50,000। तो यहाँ पे कितना 97,50,000 हमने पे किया है, दैट इज पीसी। पीसी ओके सर। देन उसके बाद द फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स इज 1,30,000। अच्छा फेयर वैल्यू दिया है, राइट, तो फेयर वैल्यू भी लेस करेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं द फेयर वैल्यू ऑफ 30% शेयर्स ओन्ड बाय नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन इज 25 lakhs। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का फेयर वैल्यू कितना है 25 lakhs, तो एनसीआई का पार्ट आ जाएगा 25 lakhs, लेस कर देंगे नेट एसेट्स 1 crore 30 lakhs, राइट। तो बताओ कितना आ रहा है, गुडविल आ रहा है या एनसीआई आ रहा है? 97,50,000 प्लस 25 lakhs माइनस 1 crore 30 lakhs, तो ये आएगा बार्गेन परचेज ऑफ 7,50,000। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। दिक्कत कहां पे हुआ होगा इस पर्टिकुलर एमसीक्यू में, क्वेश्चन नंबर 5, बस इतनी में होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो अजम्पशन लगाना पड़ेगा। एक 30% अगर रिटेन किया है ना 30%, तो नॉर्मली हम ऐसे समझ सकते हैं कि डिसकंटिन्यू किया है, क्योंकि यहाँ पे दिया है। वैसे वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना तो 50 lakhs इज द राइट आंसर। अगर हम ये अज्यूम करेंगे कि इक्विटी मेथड डिसकंटिन्यू नहीं किया है, इक्विटी मेथड चल रहा है, तो उस केस में सिर्फ जितना हम बेचे हैं उसके ऊपर प्रॉफिट बनाएंगे, जो 20 lakhs आएगा, तो वो हमारा आंसर होगा। तो आईसीआई का क्या assumption है यहाँ पे पता नहीं, हमारा assumption ये था, राइट। तो ये हमारा May 25 का एक छोटा सा केस स्टडी विच इज फॉर 6 मार्क्स, राइट। दो दो और दो, राइट, 6 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का, तो 6 मार्क्स इजी से मिल सकता है, ठीक है। समझा यहाँ तक?
कोई भी डाउट? पक्का? चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ वेरी नाइस डे. बाय बाय.